जी, तो हम अपनी रिव्यू एक्सरसाइज के साथ आप लोगों के पास आ गए हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है, वो है एमसीक्यूज़ का। इसके अंदर बहुत कॉन्सेप्ट पुराने हैं, रैशनल इरैशनल के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो सबसे पहले हम अपने क्वेश्चन की तरफ जाते हैं और पहले पार्ट की तरफ वो कहता है क्वेश्चन में है स्क्वायर रूट 7 क्या है जी? इंटीजर है, स्क्वायर क्या है, रैशनल है, इरैशनल है। तो मैं आपको बात स्टार्ट से ही बताता चलूँ, अगर हमारे पास स्क्वायर रूट के अंदर एक प्राइम नंबर आ जाएगा तो हमने पढ़ा था ये इरेशनल होगा। इरेशनल क्यों होगा? क्योंकि मैंने आपको बताया था जब स्क्वायर रूट के अंदर कोई प्राइम नंबर आ जाता है, लेट्स सपोज 5 आ जाता है, कुछ 7 आ जाता है, तो इसके बाद जब वैल्यूज आती हैं, लेट्स सपोज 1.2 3 4 5 8 1 3 6 7, तो इनके अंदर कोई पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता बच्चों। तो ये बात जब मैंने आपको बताई थी, जब यहाँ पे कोई पैटर्न एग्जिस्ट ना करे तो वो नंबर हमारे पास इरेशनल होगा। तो पहला पार्ट हमारा जो है वो इरेशनल की तरफ चला जाएगा। तो ये बात आपने देख लेनी है, हमारा फर्स्ट पार्ट जो है वो इरेशनल है। मैं यहाँ पे मार्क करता चला जाऊँ, ये हमारे पास आ गया बच्चों इरेशनल। सेकंड पाई एंड ई, ये भी बच्चों याद रखो, ये भी इरेशनल नंबर्स हैं, हमें पता होना चाहिए इरेशनल नंबर्स हैं, बताया था। बिकॉज जब इनकी वैल्यूज आप निकालते हैं, जैसे पाई की 3.14287, तो उसके अंदर कोई पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता। थर्ड वन इज बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड वन में वो क्या कहता है जी, इफ एन इज अ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, तो अगर स्क्वायर रूट के अंदर वो कहता है कि एन है और एन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, अगर एन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, लेट्स वो परफेक्ट स्क्वायर क्या होते हैं, जैसे 1 है, 1 का स्क्वायर होता है, ये परफेक्ट स्क्वायर है। 2 है, किसी का स्क्वायर नहीं होता। 3 है, किसी का स्क्वायर नहीं होता। 4 है, ये 2 का स्क्वायर होता है, तो 4 इज अ परफेक्ट नंबर। 5 किसी का स्क्वायर नहीं है। 9 3 का स्क्वायर होता है। तो ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं, ये सारे परफेक्ट स्क्वायर हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर का क्या मतलब है? लेट्स सपोज यहाँ पे हमारे पास 9 आता है, तो इसका आंसर मुझे मिलता है 3, और ये आपके पास एक रैशनल नंबर है। इसी तरह अगर आपके पास यहाँ पे आ जाता है 4, तो इसका आपको आंसर मिलता है 2, ओवर में कुछ ना हो तो 1 होता है, ये भी रैशनल है, ये रैशनल है, ये भी आपके पास रैशनल है। लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर कोई नंबर ना हो, जैसे 5 है, 6 है, 7 है, 10 है, तो इसका जो आपको आंसर मिलता है वो पॉइंट से मिलता है। लेट्स सपोज 2.256 9 वट एवर, कुछ भी। तो पॉइंट के बाद बच्चों यहाँ पे कोई पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता। तो जब यहाँ पे कोई पैटर्न एग्जिस्ट नहीं करता, तो हमने याद रखना है कि फिर वो नंबर किस में जाएगा, इरेशनल में। तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए, बार बार हमने जो है कहीं ना कहीं पढ़ रखी है। स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 5, अब यहाँ पे भी देखेंगे आप, स्क्वायर रूट 3 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है। तो ऐड करने से भी बच्चों हमारे पास इरेशनल नंबर ही आएगा। उसके बाद वो कहता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर x इज इक्वल टू x। इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी 1.1 के अंदर, वहाँ पे एग्जाम्पल्स में भी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, तो आप इनको याद रख सकते हैं। इस प्रॉपर्टी में जो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं इसको। ये प्रॉपर्टी का एक सिंपल सा नेम है जो आपको याद रखना है। उसके बाद ये भी एक प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। वो कहता है अगर a ग्रेटर देन b है, b ग्रेटर देन c है, तो a b ग्रेटर देन c होगा। इट्स जस्ट लाइक ए 2, मैं कहता हूँ 2 ग्रेटर है 3 से, और 3 ग्रेटर है 4 से। लेट्स सपोज ग्रेटर तो नहीं है, लेस की ऑप्शन है, आप ले लें। 2 लेस देन है 3 से, 3 लेस देन है 4 से, तो 2 भी लेस देन 4 ही होगा, चाहे ग्रेटर की ऑप्शन में आ जाए चाहे लेस की ऑप्शन में आ जाए। इस बात को जो है आप इसी तरह जो है वो याद रख सकते हैं। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है, ये सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। इसमें अगर आप थोड़ा सा अटेंटिवली देखें तो आपको क्या है कह रहा है, वो कह रहा है आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और गिवन में आपको कुछ बातें दी गई हैं, तो आप उनको पहले इकट्ठा करके देख लेंगे, उनको सॉल्व करेंगे, फिर हम देखते हैं कि हमारे पास आंसर जो है वो क्या आता है। तो ये वाले पार्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट जो यहाँ से नीचे से स्टार्ट हो रहे हैं उनकी तरफ, और वो हमारे पास क्या है बच्चों, ये मेरा अभी माउस वर्क प्रॉपर नहीं कर रहा, तो कोई मसला नहीं है। आप यहाँ पे 7th MCQ को देख ले। 7th MCQ को मैं कहता है 2 रेज टू पावर x है, तो मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू पावर भी x है, और इज इक्वल टू में 64। यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो बच्चों बहुत सारे तरीके हैं यहाँ पे करने के। हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि अगर बेसिस सेम, मतलब उनकी पावर सेम है, तो हम उनको इकट्ठा करके लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 8 होल में x आ जाएगा। और हम 64 को क्या लिख सकते हैं, 64 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर, या हम इसको अपनी मर्जी से जैसे मर्जी लिख सकते हैं, 2 रेज टू पावर में लिख लें, या आप इसको 4 रेज टू पावर 3 में लिख ले। तो मैं इसको जो है 4 रेज टू पावर 3 में लिख लेता हूँ। 4 रेज टू पावर 3 में जब इसको मैं लिखूंगा तो मेरे पास कुछ इस तरह की फॉर्म बनेगी। मैं इसको लिख सकता हूँ 4 रेज टू पावर 3,
इसको सॉल्व करें, 18 आ जाएगा, होल पावर में x आ जाएगा, 4 रेज़ टू पावर 3 आ जाएगा। इनकी बेसिस सेम करनी है। आप इस 16 को लिख सकते हैं 4 रेज़ टू पावर 2 और ऑलरेडी x है तो आपस में मल्टीप्लाई होंगी। यहाँ पे 4 रेज़ टू पावर 3, मैंने बेसिस सेम की तो हमारे पास जो आपके पास एक्सपोनेंट है वो इक्वल रख सकते हैं, 2 इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2। तो ये आपने ऑप्शन देख लिया, हमारे पास ये ऑप्शन यहाँ पे मिलेगा हमें, x इज इक्वल टू 3/2। तो ये आपके पास था ऑप्शन ए। थोड़ा सा सॉल्व करने वाला, थोड़ा सा समझने वाला एमसीक्यूज था, इसलिए इससे हमें थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग गया। अगली बात पे आप चलें, हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है इसका नेम है जी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। इस सिमेट्रिक प्रॉपर्टी क्या कह रही है, इफ a इज इक्वल टू b, b इज इक्वल टू a, मतलब 2 इज इक्वल टू 3 लिखा हो या 3 इज इक्वल टू 2 लिखा हो, बात एक ही। या आपने देखा होगा समझाओ x इज इक्वल टू 2 लिखा हो या 2 इज इक्वल टू x लिखा हो, बात एक ही है। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं जी सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। अगला भी आपके पास सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 27 को आप सॉल्व करेंगे तो मैं आपको सॉल्व करके बता दूंगा। 8 स्क्वायर रूट 3 आंसर आता है। फिलहाल इसको हम सॉल्यूशन की तरफ इसके जाते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ दिस, अब इन दोनों को हमने सॉल्व करना है बड़े तरीके से, तो मैं इसको आपको सॉल्व करके थोड़ा सा जो है अटेंटिवली इसको देखिएगा, बता देता हूँ। जैसे हमारे पास था 75 स्क्वायर रूट में है प्लस 27 भी स्क्वायर रूट में, हम इसको ऐड करके देखना चाहते हैं कि क्या आएगा। तो इसको आप इसको ब्रेक करेंगे, 75 का आप एलसीएम लेंगे। 75 का एलसीएम लेने से हमारे पास जो फॉर्म बनेगी 3 इंटू 25, यहाँ पे आपके पास 5 इंटू 5, 5 इंटू 1, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर। स्क्वायर रूट मैं इसके ऊपर अलग कर लेता हूँ, इसके ऊपर अलग कर लेता हूँ, प्लस लगा लें सेंटर में। 27 है, 3 रेज़ टू पावर 2 लिखा जा सकता है, 3 रेज़ टू पावर 1 लिखा जा सकता है। स्क्वायर रूट इसके ऊपर अलग कर लें, इसके ऊपर अलग कर लें, तो इसका स्क्वायर रूट तो एज इट इज रहेगा। स्क्वायर रूट 3 ये आपके पास कैंसिल हो जाएगा, साथ में आ जाएगा स्क्वायर रूट 5, इसका स्क्वायर रूट कैंसिल 3 स्क्वायर रूट 3। तो आप इसको सीक्वेंस में लिख लें, 5 स्क्वायर रूट 3 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3। तो आपको याद होना चाहिए ये चीज़ बेसिस सेम है तो ये चीज़ ऐड हो सकती है। 5 प्लस 3 यू विल गेट 8 स्क्वायर रूट 3। तो यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व करके दिखा दिया। नेक्स्ट में देखेंगे तो अब a प्लस बी की फॉर्म है, आप इसको लिख सकते हैं 3 प्लस स्क्वायर रूट 5 है या बच्चों 3 माइनस स्क्वायर रूट 5। a प्लस बी, a माइनस बी की फॉर्म है। फॉर्मूला हमने चैप्टर में काफ़ी दफ़ा पढ़ा है इसलिए मैं इसको डिटेल में नहीं लेके जा रहा। 9 माइनस 5 यू विल गेट 4, और 4 एक रैशनल नंबर है बच्चों, क्योंकि 4 के नीचे 1 है तो हम इसको ऐसे करके लिख सकते हैं p ओवर q की फॉर्म में। तो जब हम किसी क्वेश्चन को p ओवर q के फॉर्म में लिख सकते हैं तो हम इसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास नंबर जो है वो बच्चों रैशनल नंबर है, ऑप्शन डी। तो ये थे आपके एमसीक्यूज, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गए होंगे। इसके बाद हम अपने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे ताकि आपको मैं वो सॉल्व करा के आपकी ये चैप्टर को जो है मैं वाइंड अप कर दूँ। तो अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करने का वेट करें, हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी तो आपकी एक्सरसाइज रिव्यू हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 बोर्ड पे मेंशन है, तो मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। कहता है ए वैल्यू दी गई है, बी और सी वेरीफाई करना है। आपको दो पार्ट्स पहले पार्ट के अंदर देखेंगे तो आपको पता है ए एज इट इज लिखा हुआ है, बी प्लस सी, बेसिकली इस प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। यहाँ सॉरी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैंने कह दिया, इसको जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि ए बेसिकली अंदर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे हमने प्लस नहीं लगाना क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में प्लस नहीं है। वो कहता है ए इंटू बी प्लस सी है, अगर आप ए को अंदर मल्टीप्लाई करें ए बी प्लस ए सी आता है। वो कहता है आपने इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने के लिए आप दोनों साइड को वेरीफाई करें। यहाँ पे हम सोल्यूशन करते हैं, वैल्यूज पुट कर लें आप। ए हमारे पास है जी 4/3 और b प्लस सी वैल्यू पुट करें 5/2 प्लस 7/4 है, इज इक्वल भी आ जाए। राइट साइड पे भी सेम काम करें, 3 इंटू ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी 4/3 नहीं है, मैंने क्वेश्चन नंबर 2 कर रहा हूँ तो मुझे क्वेश्चन नंबर 2 करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो है वैल्यू 3/2 है, मैंने मिस्टेकली जो है ऊपर वाली वैल्यू लिख ली है। आप इसको ठीक कर लें, यहाँ पे आपके पास है 3/2। तो वैल्यू को हम जल्दी से ठीक करके आगे चलते हैं। यहाँ पे हमारे पास है 3/2, बाकी वैल्यू पे देख लें। 5/3 है बी की, मैंने दोनों वैल्यूज नीचे लिख दी क्वेश्चन नंबर 3 वाली, और यहाँ पे है जी 7/5। तो इन वैल्यूज को आपने ठीक कर लेना। आगे चलते हैं, 3/2 है, ब्रैकेट लगा लें, और उसके बाद आगे आपके पास है जी 5/3
बी की ब्रैकेट क्लोज करें, प्लस लगाएं, फिर ए की वैल्यू लिखें 3/2 और फिर से सी की वैल्यू लिखें और सी की वैल्यू हमारे पास थी 7/5। वो कहता है आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए लेफ्ट और राइट इक्वल आनी चाहिए। पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, हमेशा याद रखिएगा 3/2 एज इट इज। अब इस ब्रैकेट को कैसे सॉल्व किया जाएगा बच्चों, हमें इसके डिनोमिनेटर्स को सेम करना होता है। मैंने आपको एक जगह पे सिखाया था जब मैंने 1.1 करवाई थी, दो तरीके सिखाए थे। दो तरीकों में मैंने क्या बताया था, एक तो उसका एलसीएम ले लें, 3 इंटू 5 हमारे पास आता है 15। अब यहाँ पे आप देखते हैं कि यहाँ पे इस डिनोमिनेटर को 15 बनाने के लिए मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे बेसिकली आपको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप ऊपर भी 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इंटू 5 आपको मिल जाता है 25। और इस 5 को 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो आप उसको 7 को बेसिकली 3 से मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं और वो आपके पास आ जाता है 21। तो ये सिंपल बात है, आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे आप पहले सिंपल मल्टीप्लाई कर लें, 3 इंटू 5 को मल्टीप्लाई कर लें। यहाँ सिंपल इस 3 की और इस 3 की कटिंग कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में क्रॉस कटिंग हो सकती है। तो ये 3 और ये 3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा। तो रिमेनिंग आपके पास जो बच जाएगा आप वो लिख दें। यहाँ पे आपके पास आ रहा है 5, यहाँ पे आपके पास आ रहा है 2। आगे मल्टीप्लाई कटिंग नहीं हो रही, मल्टीप्लाई कर लें, 3 इंटू 7 21 डिवाइडेड बाई 10 आ गया। तो अब यहाँ पे देखेंगे 3/2 एज इट इज, इसको आप सॉल्व करके लिख लें, ये आपके पास आ जाएगा जी 46 डिवाइडेड बाय 15। सो इधर जाएंगे, फिर वही एलसीएम लेंगे, 2 और 10 के एलसीएम लें बच्चों, 10 आता है। उसके बाद अब इस 2 को 10 बनाना है तो यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऊपर आप बेसिकली 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 बनता है। ये 10 है, ये 10 है, किसी चीज़ से भी मल्टीप्लाई नहीं करवाना, 1 से मल्टीप्लाई करवाना, तो वो 21 एज इट इज़ आ जाएगा। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं। बेसिकली सॉल्व करने के बाद दोनों साइड्स का आंसर हमें सेम चाहिए होता है। कटिंग हो रही है, यहाँ पे क्रॉस कटिंग कर लें, 3 इंटू 1, 3 इंटू 5, 2 इंटू 1, 2 इंटू 23। तो जो आपको आंसर मिलेगा वो हमारे पास आ जाएगा 23/5। तो यहाँ पे भी हमें यही आंसर मिलना चाहिए। इसको ऐड करें, 46 डिवाइडेड बाई 10 आ रहा है। इसकी भी कटिंग हो रही है, 2 के टेबल पे कर लें, 2 इंटू 23, 2 इंटू 5। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी 23/5 आ रहा है, यहाँ पे भी 23/5 आ रहा है। तो इसका मतलब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं। तो हमने अपना क्वेश्चन जो है वेरीफाई कर लिए। यही उसने कहा था कि आप अपने क्वेश्चन को वेरीफाई करें। तो फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो चुका है, सेकंड पार्ट ऑलमोस्ट सेम है। क्वेश्चन नंबर आप 3 पे चले जाएं। 3 में भी ऑलमोस्ट सेम बातें हैं। आपको प्रॉपर्टी प्रूव करनी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो आपको प्रॉपर्टी बता देता हूँ, फिलहाल आप इस क्वेश्चन को देख लें, सेकंड पार्ट इसका आपको ट्राई कर लीजिएगा जी। तो क्वेश्चन नंबर 3 मैंने अब आप लोगों के सामने मेंशन किया। वो कहता है इफ ए दिस बी दिस एंड सी दिस वेरीफाई द एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मैंने एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या किया बच्चों, याद रखें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमारे पास 3 वैल्यूज होती हैं और आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो इस मीन इज जस्ट लाइक 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 4। अगर आप ब्रैकेट इसके अराउंड ऐसे करके लगा लें या ब्रैकेट इसके अराउंड लगा लें, दोनों साइड्स का आंसर सेम ही आएगा। तो ये बात यहाँ पे करने की कोशिश की गई है। आप क्वेश्चन नंबर 3 की वैल्यूज का यूज कर लें। एक दफ़ा ब्रैकेट आपने इसके अराउंड लगा ली, एक दफ़ा दूसरे की वैल्यू अराउंड लगा ली है। तो ए की वैल्यू है जी 4/3, मल्टीप्लाई करें, ब्रैकेट लगाएं, बी की है जी हमारे पास 5/2, मल्टीप्लाई सी है 7/4। इसी तरह यहाँ पे भी यही काम करेंगे, 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 5/2, ब्रैकेट इधर लगा लें, मल्टीप्लाई बाई 7/4। सॉल्व करते हैं इसको। ये 4/3 एज इट इज़, मल्टीप्लाई कटिंग नहीं हो रही है तो इसको सिंपली मल्टीप्लाई करें, 5 इंटू 7 35, ये आपके पास आ जाएगा 8। उसके बाद यहाँ पे भी आप देखें, यहाँ पे कटिंग हो रही है, कर लें, अदरवाइज सिंपल मल्टीप्लाई करें, 4 इंटू 5 20, पहले मल्टीप्लाई कर लें, क्वेश्चन ज़्यादा आसान रहेगा, 7/4। अब आप देखेंगे बोथ साइड पे जो है कुछ ना कुछ कट हो रहा होगा और हमें सॉल्व करने के बाद आंसर जो है वो सेम मिलना चाहिए। तो मैं इसकी कटिंग करता हूँ, 4 इंटू 1, 4 इंटू 2। सो आई गेस मैंने वैल्यू जो है वो होपफुली ठीक लिखी हो। क्वेश्चन नंबर 3 में ए 3/2 था, बी 5/2 था, ठीक है। तो हम आगे इसको जो है फर्दर सॉल्व करते हैं। फर्दर इसने हमें जो है क्या दिया है, सी हमारे पास 7/4 था, बी हमारे पास 5/2 ही था। तो बस ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करें। इसकी कटिंग नहीं हो रही है, ऊपर आपके पास आएगा हमारे पास 35 और नीचे हमारे पास आ जाएगा 6। वैल्यू बच्चों कुछ भी आ सकती है, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, वैल्यू आपको कोई भी आ जाए, आपने जिस मेथड पे फोकस करना है, मेथड आपका सेम रहेगा, आपका लेफ्ट और राइट साइड जो है इक्वली आएगा। इसको कटिंग करें, इसको कटिंग करने के बाद आपके पास यही बचेगा, 5 इंटू 7 ऊपर बच रहा है 35 डिवाइडेड बाय आपके पास आ जाएगा
6, तो बोथ साइड जो है इक्वल आनी चाहिए। इस बात को आपने कंसंट्रेट करना है। वैल्यू आपको दुनिया में कोई भी दी जा सकती है, कोई भी रियल नंबर दिए जा सकते हैं, आपने बात उसी तरह चलानी है। अब ये था विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इसको प्रूव करना हो आप खुद करेंगे। यहाँ पे प्लस लगा लें, 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 इन्हीं वैल्यूज को यूज करें जो आपके पास दी गई हैं और अपने क्वेश्चन को इसी तरीके से एडिशन के साथ सॉल्व कर लेंगे। एडिशन के साथ सॉल्व करने के बाद आपकी ये प्रॉपर्टी जो है प्रूव हो जाएगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन हमने कर ली है, एडिशन आप खुद कर सकते हैं। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 को आप देख सकते हैं जिसके अंदर वो कह रहा है जीरो इज एन रैशनल नंबर, एक्सप्लेन करें। तो जीरो एक रैशनल नंबर है, हमें ये पता है। कैसे है ये बात मैं आपको सिंपली बता सकता हूँ। जैसे अब जीरो है, जीरो बेसिकली एक तो लॉजिक आप ये यूज कर सकते हैं कि जीरो जो है, जीरो इज इंटीजर। तो इसलिए मैंने ज़्यादा नीड नहीं लिखा। दूसरी लॉजिक आप इसकी ये यूज़ कर सकते हैं कि ज़ीरो इज़ अ रैशनल नंबर बिकॉज हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं। फ्रैक्शन की फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, 0/1 लिख सकते हैं, 0 को 0/2 लिख सकते हैं, 0 को 0/3 लिख सकते हैं। तो जब कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा जा सकता है जिसको हम पढ़ते हैं P/Q फॉर्म, P एंड Q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर्स जिसे हम Z से डिनोट करते हैं, तो दोनों इंटीजर्स हैं, इस फॉर्म में जब लिखा जा सकता है तो सिंपली रैशनल नंबर होता है क्या, हमें रैशनल नंबर का कॉन्सेप्ट याद रखना है। रैशनल नंबर वो नंबर है जिसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अगर आप देख सकते हैं जीरो को हम P 0/1 जीरो ही होता है, 0/2 भी जीरो होता है। तो आप जिस मर्जी चीज़ से जीरो को डिवाइड कर दें, इसके नीचे कोई भी नंबर ले लें तो आपको आंसर जीरो ही मिलेगा। तो इसका मतलब जीरो जो है एक रैशनल नंबर है। तो ये एक सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि इसे हम फ्रैक्शन में लिखा जा सकता है। सिंपल सी लॉजिक है। आप लोगों के पास मैंने दे दी है, आप ये कह दें जीरो एज एन इंटीजर। दूसरी बात आप लिख दें यस जीरो इज अ रैशनल नंबर, अ रैशनल नंबर इज द दैट इट रिटन एज अ फ्रैक्शन वेयर डिनोमिनेटर इज नॉट जीरो। और उसके बाद ये एग्जांपल जो मैंने बोर्ड में मेंशन किए आप ये दे देंगे, आपको इंशाल्लाह मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है स्टेट दैट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी आप लोगों के पास मेरे सामने मेंशन कर रखी है। इफ ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर देन ए ग्रेटर देन बी हो और ए इक्वल टू बी हो और ए लेस देन बी हो, तो इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं ट्राइकोटोमी। ट्राई का मतलब तीन, इसका मतलब तीन प्रॉपर्टीज, तीन इसके अंदर एबिलिटीज पाई जाती हैं, तो इसलिए हम इसको ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी कह रहे होते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं जो कि बहुत आसान सा एक्सरसाइज से रिलेटेड है। फाइंड द रैशनल नंबर बिटवीन 4 एंड 5। तो ये मैं आपको सॉल्व करवाता हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो कि मैं आपको बता रहा था, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, 5 तो हम सॉल्व कर चुके हैं। हम अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 की आप स्टेटमेंट पढ़ सकते हैं। वो कहता है आपको रैशनल नंबर चाहिए बिटवीन 4 एंड 5। तो मैंने आपको एक्सरसाइज में भी इस तरह का एक क्वेश्चन करवाया हुआ है, एक्सरसाइज को फोकस कर लीजिएगा। तो टू रैशनल नंबर चाहिए हमारे पास। तो हमारे पास फर्स्ट नंबर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी रैशनल नंबर चाहिए, आप इन दो नंबर्स को ऐड कर लें और डिवाइडेड बाय 2 कर लें तो आपको एक नंबर मिल जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 9/2। इट्स मीन जस्ट लेट्स सपोज यहाँ पे कोई नंबर 4 है, लेट्स सपोज यहाँ पे कोई नंबर 5 है, तो इसके बिटवीन बच्चों बहुत सारे रैशनल नंबर्स आ सकते हैं। तो वो कहता है कोई दो रैशनल नंबर्स निकालें। तो सबसे पहले एक तरीका सिंपल होता है कि आप उनकी एवरेज निकाल लें। एवरेज का मतलब उन दोनों नंबर्स को 2 पे डिवाइड कर लें, सो 2 नंबर्स को ऐड कर लें, 2 पे डिवाइड कर लें, तो आपको ये तकरीबन 4.5 यहाँ पे सेंटर में एक नंबर मिल जाएगा। अब यहाँ पे 4.1 भी है, 4.2 भी है, 4.3 है, 4.7 है, बहुत सारे नंबर्स हैं। तो नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए आप क्या करते हैं, सेकंड नंबर, फर्स्ट तो हमारे पास बड़े आसानी से मिल जाता है एवरेज निकालने से। अब आप ये करें 9/2 है बेसिकली, इसको 4.5 भी कहते हैं। तो अब इस नंबर की इनके साथ किसी के साथ भी ऐड कर लें दोबारा से, मतलब आप ऐड करें 4 प्लस 9/2। आप 5 के साथ भी 9/2 को ऐड कर सकते हैं, 4 के साथ भी। मतलब अब हमने किया क्या कि लेट्स सपोज ये नंबर मेरे पास था, मेरे पास एक यहाँ पे कोई नंबर आ गया, ठीक है, मतलब इन दोनों को ऐड किया। मैं यहाँ पे दोबारा बनाता हूँ, यहाँ पे लेट्स सपोज 4 था, यहाँ पे 5 था, इन दोनों को ऐड करने से मुझे यहाँ पे कोई नंबर मिल गया। अब यहाँ पे जो नंबर मिला है उसको मैं कह रहा हूँ 9/2। अब इन दोनों के दरमियान भी कोई नंबर मैं निकाल लेता हूँ। अब मैं इन दोनों को दोबारा ऐड करता हूँ और यहाँ पे मुझे कोई नंबर मिल जाएगा, या मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ मुझे यहाँ पे नंबर मिल जाएगा। तो आपकी अपनी मर्जी है, आप जिस मर्जी को ऐड करके वो नंबर निकाल सकते हैं। इसके अंदर कोई मुश्किल बात जो है वो नहीं है, आप अपने तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। मैं आप लोगों के पास जो है फर्स्ट नंबर निकाल चुका हूँ। सेकंड नंबर के लिए मैं इसको फर्दर सॉल्व करने जा रहा हूँ। फर्दर सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अब इसको करना क्या पड़ेगा, डिवाइडेड बाय 2 करते हैं। तो हम यहाँ पे नीचे डिवाइडेड बाय 2 जो है इस तरह करके भी लिख सकते हैं।
साइड में भी डिवाइडेड बाय 2 लिख सकते हैं, आपकी अपनी मर्जी है, कोई मसले वाली बात नहीं है। तो आप ऊपर वाले को कैसे सॉल्व करेंगे, 2 इसका एलसीएम आ जाएगा बच्चों, इसके डिनोमिनेटर में 2 × 4 करेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 8 + 9 एज इट इज। डिवाइडेड बाय 2 है, इस डिवाइड को आप चेंज कर देते हैं मल्टीप्लाई 2 में और वैल्यू रेसिप्रोकल हो जाती है। रेसिप्रोकल का मतलब यहाँ पे फ्रैक्शन के नीचे फ्रैक्शन हम उसको डबल डिवीजन के बजाय एक को मल्टीप्लाई करके वैल्यू को रेसिप्रोकल कर देते हैं। ऐड करें 17/2 मल्टीप्लाई 1/4, मल्टीप्लाई करेंगे 17 ओवर आपके पास जो है 8 आ जाएगा, ये आपको सेकंड नंबर मिल जाएगा। तो फर्स्ट नंबर आपको ऑलरेडी मिल चुका था, ये हमारे पास सेकंड नंबर है। तो रैशनल नंबर्स हमने इनके दरमियान जो है वो निकालनी है। होपफुली आपको बात समझ आई होगी। हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ जो है चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास सामने दिख रहा होगा आपको, क्वेश्चन नंबर 7 है, सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। बहुत आसान से क्वेश्चन है, अगर आपने चैप्टर बच्चों अच्छे से किया हुआ है तो ये बातें आप लोगों को समझ आने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। सॉल्यूशन की तरफ हम डायरेक्ट जाते हैं। सबसे पहले आप इसको रेडिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लें, रेडिकल फॉर्म से एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर लें। x 15 है बच्चों, y भी 15 है। y हमेशा ही थोड़ा सा गड़बड़ कर देता है, तो इस y को हम यहाँ से जो है वो ठीक कर लेते हैं। बेसिकली हमारे पास है जी y, इस तरह करके लिख लेते हैं y 15 और डिवाइड में हमारे पास है z 20 और इस तरह करके होल पावर में आप लिख लेते हैं 1/5। तो ये बात आपको याद रखनी है। अभी बेसिकली पावर सबके साथ है, ये x की पावर भी है, ये होल पावर है। होल पावर का मतलब है कि इस पावर को आप सबके साथ लिख सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे करके लिख लेता हूँ x 15 होल में मैं लिख लेता हूँ 1/5, इधर मैं लिख लेता हूँ y 15 होल में मैं लिख लेता हूँ बच्चों 1/5, डिवाइड में मेरे पास है z 20 और होल में मैं लिख लेता हूँ 1/5। तो अब आपके पास सिंपल देखेंगे कटिंग होगी, 5 × 1 5 × 3, इसी तरह 5 × 1 ये हमारे पास बच्चों 35 था, इसको ठीक कर लें, यहाँ पे ये 35 था तो यहाँ पे भी ये 35 था। तो जब कटिंग होगी तो कटिंग करने के बाद मैं इसको आपके पास 5 × 7 कर दूंगा, तो ये आपने करेक्शन कर लेनी है। ये आपके पास आया 5 × 4, तो रिमेनिंग जो आपके पास बच रहा है वो x3 y7 y इसने फिर मेरा ख़राब कर दिया, यहाँ पे आप y कंसिडर कर लीजिएगा और z आपके पास आ जाएगा 4। तो ये आपके पास आंसर है, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं था। ये भी आपके पास ऑलमोस्ट सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन ही है। तो इसके भी सोल्यूशन की तरफ हम जाते हैं। इसका सोल्यूशन की तरफ सबसे पहले हमें 27 को मैं लिख लेता हूँ 3⁻³ बच्चों, और इसकी होल में है आपके पास 2x और इसके ओवर में आ जाएगा आपके पास 3। तो इसको 1/3 करके भी 2x में लिखा जा सकता है, मतलब आप यहाँ पे इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं 1 और इसकी होल में आप यहाँ पे लिख सकते हैं 2x। तो ये आपकी अपनी मर्जी है, आप जैसे मर्जी लिख लें, इसके अंदर कोई मुश्किल बात नहीं है। बात जो है इसके अंदर सेम ही है। मैं इसको इस तरह करके लिख लेता हूँ ताकि आपको समझाने के लिए बहुत आसानी रहे। तो यहाँ पे है मेरे पास 1/3, तो ये 3⁻³ 1 एज इट इज, ये 3 बाहर वाला आता है और ये 2⁻³ एज इट इज। इससे हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो ये 3 और ये 3 बच्चों कैंसिल आउट होगा, रिमेनिंग हमारे पास बचेगा 3⁻1 को लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ पे 3⁻2x आ जाएगा। इसको आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं, 3⁻2 को आप सॉल्व कर सकते हैं। बेसिकली आप इसे ऐसे लिख सकते हैं 3⁻2 और बाहर आप लिख सकते हैं x। यहाँ पे जो पावर हमने यूज़ की, जो बात हमने यूज़ की वो ये वाली है। वो ये बात ये थी कि ऐसे करके अगर लिखा हो तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई बाय n। अगर दो पावर्स हैं तो दोनों पावर्स को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो अगर दो पावर्स इस तरह मल्टीप्लाई हो रही है तो हम डेफिनेटली ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, दो पावर्स को सेपरेट भी कर सकते हैं, क्योंकि ये सॉल्व हो रहा है 3⁻9 और ये पावर में x एज इट इज आ जाएगा। तो ये इसका सिंपलेस्ट वे था करने का। और भी बहुत सारे वेज हो सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे, जो आपको आसान लगे, आप उस तरीके से जो है कर सकते हैं। हम चलते हैं अपने पार्ट नंबर 3 की तरफ। तो ये आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट आपको नजर आ रहा होगा। देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। जो मैं आपको तरीका करवाने वाला हूँ, मेक श्योर कि आप इसको समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगा। बच्चों ये रूल आपको दोबारा से याद रखना पड़ेगा। जैसे आपने लेट्स सपोज लिखा हो 3⁻n 3⁻2, तो हम क्या करते हैं, बेसिस सेम है, पावर्स को ऐड कर सकते हैं ऐसे करके। और अगर पावर में ये लिखा हुआ तो इसको वापस इस तरह से स्प्लिट भी कर सकते हैं। तो यही काम हम यहाँ पे करने वाले हैं, आप फोकस कीजिएगा। 3⁻n मैंने अलग से स्प्लिट कर दिया, 3⁻2 अलग से स्प्लिट कर दिया। इसी तरह इस 3⁻ में भी दो हैं, इसको भी अलग से स्प्लिट कर दें, 3⁻n अलग, 3⁻1 अलग।
तो बच्चों को यही कन्फ्यूजन अक्सर होती है कि सर एक 3 से 2 3 कैसे बन गए। तो ये बात मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी है कि अगर 2 3 हैं तो वो एक कैसे बनता है, और अगर एक 3 है तो उसकी पावर में दोनों को अलग अलग किया जा सकता है। जैसे मैं आसान तरीके से समझाऊँ तो ऐसे करके अगर लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं 2 अलग, 2 1 अलग, और अगर ऐसे लिखा हो तो उनको इकट्ठा करके इस तरह भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से इस तरीके में जा सकते हैं और वापस इस तरीके में भी जा सकते हैं। तो यही काम यहाँ पे किया गया। अब ऐसा करने से आपका क्वेश्चन जो है वो आसान रहता है और आपको बात जो है वो जल्दी समझ आ जाती है, कॉमन लेना जो है आसान हो जाता है। अब अगर आप न्यूमिनेटर में देखेंगे तो बच्चों न्यूमिनेटर में तो कुछ कॉमन नहीं आ रहा। कुछ कॉमन क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि कॉमन वगैरह हम तब लेते हैं जब मल्टीप्लाई या एडिशन का साइन दो टर्म्स के दरमियान हो। जैसे नीचे अगर आपके पास अगर आप देखेंगे तो नीचे ऐसा केस है। तो यहाँ पे फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे आप देखिएगा 6 एज इट इज, ये आपके पास 3 रेज़ टू पावर n, इस 3 रेज़ टू पावर 2 को आप ओपन कर लें, 9 भी लिख सकते हैं। डिवाइड में आ जाए। अब यहाँ पे कॉमन है, कॉमन का मतलब ये दो टर्म्स हैं, एक ये एक ही। इसमें सेम क्या है, ये 3 रेज़ टू पावर n, ये 3 रेज़ टू पावर n। कॉमन ले लें, बाहर निकाल लें, तो यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा सिंपल 3 रेज़ टू पावर 1 को सिंपल 3 लिख सकते हैं। यहाँ पे जब पूरी की पूरी चीज़ें बच्चों कॉमन आ जाती है तो रिमाइंडर में 1 बचता है। तो अब अगर आप देखेंगे 6 एज इट इज़ 3 रेज़ टू पावर n इंटू 9, ब्रैकेट लगाएं ना लगाएं एक ही बात है, ये 3 रेज़ टू पावर n, यहाँ पे 2। अब अगर आप देखेंगे तो इस पूरे क्वेश्चन से जो है एडिशन का जो साइन है या सब्ट्रैक्शन का जो साइन है वो ख़त्म हो गया। अब आप डिवीजन में ऊपर नीचे कटिंग कर सकते हैं बड़े आसानी के साथ। ये 3 रेज़ टू पावर n, ये 3 रेज़ टू पावर n कैंसिल, 2 इंटू 1 2 इंटू 3, तो रिमाइंडर आपके पास बच रहा है ऊपर 3 और साथ में बच रहा है 9। इसे आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 27। मैंने आपको बताया बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इस क्वेश्चन को करने के। मैंने कोशिश की है कि आपको इसका सिंपलेस्ट जो है वो ये बता सकूं, और वो मैंने आपको बता दिया। होपफुली आपको ये बात समझ आ गई होगी। मिलते हैं आपके साथ अपने अगले क्वेश्चन में। अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं थोड़ी देर में। तब तक आप जल्दी से इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। हाँ जी, तो हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ चुके हैं। वो है क्वेश्चन नंबर 8। द सम ऑफ 3 consecutive odd numbers is 51, फाइंड द 3 इंटीजर्स। इस तरह का क्वेश्चन हमने 1.3 में किया था। वर्ड प्रॉब्लम है। सबसे पहले आपको ऑड नंबर्स के बारे में बताएगा। तो ऑड नंबर बच्चों क्या होते हैं? जैसे अगर आपके पास 0 है तो अगला ऑड नंबर क्या होगा? 0 में आप 2 ऐड करेंगे और इसी तरह 2 आ जाएगा। इस अगला ऑड नंबर क्या होगा? उसमें आप 2 ऐड करेंगे। मतलब ऑड नंबर्स वो होते हैं जो 2 का बेसिकली मल्टीपल होते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे जो है उसने आपको ऑड नंबर्स जो हैं वो दिए हैं, और इस तरह आप इन ऑड नंबर्स को जो है कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स है। कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का क्या मतलब है? कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स सॉरी टेक्निकल इशू है, एक मिनट। हाँ जी, तो मैं आपको क्वेश्चन नंबर 8 एक्सप्लेन कर रहा था। बेसिकली ऑड नंबर्स की बात हो रही थी। मैंने आपको जैसे इवन भी नंबर्स हो या ऑड नंबर्स हो, कोई भी नंबर्स हो, जैसे अब एक हमारे पास ये इवन नंबर्स है, ये हमारे पास ऑड है। तो अब आपके पास लेट्स सपोज ये एक नंबर है 1। अगला ऑड नंबर कैसे आएगा बच्चों? वो भी आपके पास 2 ऐड करने से आएगा, 3 आ जाएगा, फिर 2 ऐड करने से 5 आ जाएगा। मतलब आप कोई भी नंबर देखें, ऑड हो या इवन हो, वो 2 के गैप से आ रहा होता है। तो लेट्स सपोज हमें नंबर्स का नहीं पता। उसने बात की है कि कंसेक्यूटिव नंबर्स है। लेट्स सपोज मैं एग्जांपल देता हूँ, मेरे पास 2 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं ऑड, और वो आपको बता दें उसका सम जो है वो 4 के बराबर है। तो आपको पता चल जाएगा वो दो नंबर्स 1 एंड 3 हैं। इसी तरह हम आपको बता दें कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स लें और उनका सम जो है आपके पास 7 है, तो आप चेक कर लेंगे 3 एंड 5 7 में भी यहाँ पे नंबर्स ज़्यादा हैं। तो और हमें नंबर्स का भी नहीं पता कि कौन से 3 नंबर्स को ऐड किया जाए और ये आ जाए। तो आप सबसे पहले x के इक्वलेट करते हैं। x इज ऑड नंबर। अब अगर एक नंबर x है तो बच्चों अगला नंबर क्या होगा? अगला नंबर डेफिनेटली x+2 होगा, और उससे अगला नंबर x+4 होगा। डेफिनेटली जब आप टू टू के गैप से उनको ऐड करेंगे तो वो आपके पास जो है नंबर्स बन जाएंगे। तो आपने लेट्स सपोज यहाँ से x को हटा दें। अभी आप इस तरह से लिखने का आपका क्वेश्चन ज़्यादा आसान रहेगा। लेट x x+2 x+4 आर द नंबर्स। अब अकॉर्डिंग टू कंडीशन, मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू कंडीशन वो क्या कहता है, इनको सम करें। मतलब आप इन तीनों नंबर्स का सम करें तो आपके पास जो है आंसर किसके इक्वल आ रहा है? 51 के। सॉल्व कर लें। ये x है, ये x है, ये x ऐड करेंगे 3x, 2 है, 4 है, और यहाँ पे ऐड करने से 6 इज इक्वल टू 51। सॉल्व कर लेते हैं। 3x एज इट इज, 51 माइनस 6,
तो ये आपके पास आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 45 सॉरी, और x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 15। इसका मतलब एक नंबर 15 है। तो बच्चों अगर एक नंबर 15 है तो अगला नंबर हमारे पास क्या होगा, x तो हमारे पास 15 आ गया, ठीक है, ये वाला नंबर हमें आ गया। अगला नंबर हमारे पास x प्लस 2 करने से आ जाएगा, वो होगा 15 प्लस 2 दैट विल बी 17। और अगला नंबर x प्लस 4 करने से आ जाएगा 15 प्लस 4 दैट विल बी 19। तो बेसिकली वो तीन नंबर्स आपके पास जो वो मांग रहा था कि वो कॉन्जेक्यूटिव ऑड नंबर्स होने चाहिए, तो अब यहाँ पे कौन कौन से आए हैं, 15, 17, 19 आर रिक्वायर्ड नंबर्स। इन तीनों को अगर आप ऐड करें तो आपको जो है 51 मिल जाएगा। इस तरह आप अपने क्वेश्चन को जो है सॉल्व करके भी चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, इंटरेस्टिंग था क्वेश्चन था, आसान सा क्वेश्चन था, होपफुली आपको समझ आ चुका होगा। इसके बाद हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम चल रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम है, अब्दुल्ला पिक्ड अप 96 बॉल एंड प्लेस देम इनटू 2 बकेट्स। वो कहता है अब्दुल्ला के पास 96 बॉल्स हैं, उसने उसको दो तरह की बकेट्स में प्लेस कर दिया। वन बकेट हैज 28 मोर बॉल देन अदर। वो कहता है हमें दोनों बकेट्स में नहीं पता कि कितने कितने बॉल्स हैं, लेकिन उसने ये हिंट दिया कि एक बॉल में दूसरे बॉल में जो है फ़र्क ये है कि उसमें 28 बॉल्स ज़्यादा हैं। हाउ मैनी बॉल्स वर इन ईच बकेट। अब वो कहता है कि दोनों बकेट्स में कितने कितने बॉल होंगे। इसमें एग्जांपल आपको सिंपली ऐसे देता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ आपके पास जो है, आपके पास दो बच्चों के पास जो रुपीज़ हैं बेसिकली वो 96 रुपीज़ हैं, ठीक है। और एक के बाद लेट्स सपोज अहमद है और एक सना है, दोनों के पास जो है अहमद और सना के पास जो टोटल पैसे हैं वो 96 हैं। और अब मैं कहता हूँ कि एक के पैसे, दोनों के पैसे हमें नहीं पता, बट दोनों का सम 96 है। अब वो हो सकता है एक के पास 95 हो, एक के पास 1 रुपीज़ हो, लेकिन वो यहाँ पे हिंट देता है कि एक के पैसे दूसरे से 28 ज़्यादा हैं। अब बताओ कि दोनों के पास कितने कितने। तो अब आपने बताना है कि एक बकेट में दूसरी बकेट से 28 बॉल से ज़्यादा हैं, तो दोनों बकेट्स में कितने होंगे। तो मैंने इसको यहाँ पे इस तरह लिखा, लेट द बॉल ऑफ वन टाइप या इन वन बकेट, जो है हम ये समझ सकते हैं कि दोनों बॉल्स का हो सकता है कलर अलग अलग हो, इसलिए उसने अलग अलग उनको बकेट में रखा हो। तो हम कहते हैं लेट द बॉल्स ऑफ वन टाइप जो एक्स है, और अदर जो टाइप है, जो अदर बकेट है बच्चों, उसके अंदर उससे 28 बॉल्स ज़्यादा हैं, तो मैंने उसको 28 में ऐड कर दिया। और टोटल बॉल्स कितने हैं, 96। तो इसको सिंपली अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम बात को यहाँ पे लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडीशन अगर हम उन दोनों बॉल्स के बकेट को ऐड करें, या दोनों बकेट के बॉल्स को सॉरी ऐड करें, तो हमारे पास जो सम आएगा वो 96 आएगा। अब इसे इक्वेशन की फॉर्म में लिख लिया, सॉल्व कर सकते हैं। x प्लस एक्स 2x हो सकता है, इनके कोफिशिएंट्स ऐड होते हैं। यहाँ पे कुछ नहीं है, 1 है, 1 ऐड होगा। 28 को वहाँ जाके हम माइनस कर देते हैं, 28 वहाँ जाके अपना साइन चेंज करेगा, 96 माइनस 28, 2x बच्चों एज इट इज रहता है। इसको माइनस करने से हमारे पास 68 आता है। 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, हमें x चाहिए, डिवाइडेड बाई 2। तो आपको जो x मिलेगा बच्चों वो हमें मिल जाएगा 34। इस बात का मतलब है कि पहली बकेट में जो बॉल्स हैं वो कितने हैं, 24। और जो अदर बकेट में बॉल हैं, तो पहली बकेट तो मिल गई, अदर बकेट्स में या अदर बॉल्स जो हैं वो कितने हैं, x प्लस 28 था, मतलब 34 प्लस 28 करोगे तो ये आपके पास आ जाएगा 62। इस बात का क्या मतलब है कि एक बकेट में 62 बॉल्स हैं, एक में 34 हैं, दोनों को ऐड करने से जो है टोटल बॉल्स जो है वो 96 आ रहे थे। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम कर सकते हैं, ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ आपने कंडीशन को थोड़ा सा फोकस करना होता है, रिमेनिंग बात आपको काफ़ी हद तक समझ आ जाती है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सो रिव्यू एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन पे हम जाने वाले हैं। क्वेश्चन का ध्यान से देखेंगे, ये भी वर्ड प्रॉब्लम है, परसेंटेज वगैरह इंटरेस्ट वगैरह से रिलेटेड है। सलमा इन्वेस्टेड रुपीज दिस इन अ बैंक। सलमा ने इतने पैसे जो हैं एक बैंक में इन्वेस्ट किए, विच पेड सिंपल प्रॉफिट, सिंपल इंटरेस्ट भी जैसे कहते हैं, वो उसको एक प्रॉफिट दे रहे हैं 7, आगे 1 मतलब 7.5, 1 and 4 मतलब 7.25% बेसिकली उसको दे रहे हैं पर एनम आफ्टर 2 ईयर्स, मतलब 2 साल के बाद वो उसको इतना प्रॉफिट दे रहे हैं। उसके बाद दैट रेट वाज इंक्रीज टू 8%, मतलब अब 7.25 से वो बढ़ के 8% पे चला गया पर एनम। फाइंड द अमाउंट शी हैड इन द एंड ऑफ 7 ईयर्स, मतलब आपने उसने एक अमाउंट इन्वेस्ट की, उसको पहले 2 साल जो है
उन्होंने प्रॉफिट दिया, उसके बाद उसने अगले 5 साल में उसको और प्रॉफिट दिया और उसकी परसेंटेज भी उन्होंने इंक्रीज़ कर दी प्रॉफिट की, और उसके बाद 7 ईयर्स के बाद उसके पास टोटल कितनी अमाउंट बचेगी। तो मैंने कुछ फार्मूलाज लिखे हैं, कुछ चीज़ें मैंने लिख दी हैं। सबसे पहले मैं क्वेश्चन को अपने स्टार्ट करता हूँ, यहाँ से आप देख सकते हैं प्रिंसिपल अमाउंट दी गई है आपको 3,50,000 जो है उसने बैंक में इन्वेस्ट कर दी। अब उसके ऊपर सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला आपको याद रखना है, मैंने यहाँ पे फार्मूला लिख दिया है। इंटरेस्ट रेट जिसे कहते हैं, सिंपल इंटरेस्ट आप कह सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंपल इंटरेस्ट 1 के नाम से, क्योंकि जो है 2 दफ़ा उसके रेट लगने हैं तो अलग-अलग वैल्यूज़ आएँगी। अब ये P मतलब प्रिंसिपल अमाउंट जो है जिसे आप कह सकते हैं, वो आप यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट को जो है एग्ज़ैक्टली एज़ इट इज़ लिख दें, मल्टीप्लाई बाय R, R मतलब रेट, कि जिस रेट से अकॉर्डिंग वो क्वेश्चन जो उसकी इंक्रीज़मेंट हो रही है। तो 7 1/4 है बच्चों, इसका मतलब है आप इसको मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर सकते हैं। 7 इंटू 4 28, 28 इंटू 1 29, 29 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आपको जो है यहाँ पे 7.25 मिल जाएगा। तो इसी तरह आप 1/4 को भी कर सकते हैं। 1/4 जो है 0.25 होता है, ऐड करें तो 7.25 आ जाता है। तो आप जिस मर्जी तरीके से कर लें। मल्टीप्लाई बाय टी, टी मतलब टाइम ड्यूरेशन, पहले 2 सालों में ये उसको इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 2 सालों के लिए आपने ये टाइम उसको दिया। फर्दर आप इसको डायरेक्ट कैलकुलेशन करते हैं, डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, तो आपको आंसर जो है डायरेक्ट कैलकुलेटर में मिल जाएगा 50,750। तो ये आपके पास सिंपल इंटरेस्ट 1 आ गया। 2 साल के बाद उसका इंटरेस्ट जो उसके पैसे बढ़े हैं वो ये है। अब वो कहता है 2 साल के बाद तो बढ़ गए, उसके बाद आफ्टर 2 ईयर्स 2 सालों के बाद उसने अब 8% प्रॉफिट कर दी, मतलब अब प्रॉफिट रेट जो है वो बदल गया है अगले 5 सालों के लिए। तो अगले 5 सालों के लिए प्रॉफिट रेट बदल गया है, तो आप यहाँ पे आ जाए। प्रॉफिट रेट बदल के पहले तो प्रिंसिपल अमाउंट है वो तो आपके पास सेम ही रहेगी, मल्टीप्लाई रेट उसका अब 8 हो गया है, टाइम अब अगले 5 साल के लिए। अब यहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन होती है कि सर यहाँ 5 क्यों है। देखो बच्चों, टोटल ईयर जो थे 7 थे। सबसे पहले 2 सालों के बाद उसको प्रॉफिट रेट उसका उसने लेती रही, उसके बाद अगले उसका प्रॉफिट रेट बदल गया, तो अब उसने टोटल 7 ईयर्स लिए हैं, तो 2 माइनस कर दो। अब उसके अंदर से लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हम जो है ना 7 साल एक जगह पे पढ़ाई करते हैं, तो हम पहले 2 साल स्कूल पढ़ते हैं, अगले 5 साल फिर हम प्रमोट होकर किसी कॉलेज में चले जाते हैं, और टोटल हमने 7 ईयर्स पढ़ाई की। तो उसका मतलब 2 साल हमने स्कूल में पढ़े और अगले 5 साल फिर हमने कॉलेज में पढ़े। तो अब यहाँ पे 5 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 100, आपके पास जो है ये सेम ही रहता है। इसकी कैलकुलेशन भी डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से करेंगे, कैलकुलेटर करने के बाद आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपको इसका आंसर जो है मिल जाएगा 1,40,000। तो इसका क्या मतलब है, 2 सालों में जो उसने प्रॉफिट बनाया वो ये था, और अगले 5 सालों में जो उसने प्रॉफिट बनाया ये था। अब टोटल प्रॉफिट को आप यहाँ पे जो है काउंट कर लेते हैं, टोटल प्रॉफिट जो उसने बनाया है। अब उन दोनों प्रॉफिट्स को ऐड कर दें तो डेफिनेटली आपको दोनों प्रॉफिट्स मिल जाएंगे। ये फॉर्मूला था जो मैंने आपको इसके अंदर लिख दिया है, तो इसलिए मैं यहाँ से रीड आउट कर देता हूँ। तो टोटल प्रॉफिट के लिए आप क्या करेंगे, इन दोनों प्रॉफिट वैल्यूज़ को ऐड कर लेंगे। कौन सी वैल्यू को, जो फर्स्ट प्रॉफिट उसने बनाया था 50,750 प्लस जो अभी इसने प्रॉफिट बनाया 14, ये उसने टोटल प्रॉफिट जो है वो बना लिया। टोटल प्रॉफिट उसका बना ऑलमोस्ट 1,90,750। तो ये उसका टोटल प्रॉफिट है, मतलब ये उसकी प्रिंसिपल अमाउंट थी। अपनी प्रिंसिपल अमाउंट उसने जो प्रॉफिट बनाया वो ये है। तो इसने पूछा एट दी एंड के 7 ईयर्स के बाद उसके पास टोटल अमाउंट कितनी आएगी, टोटल प्रॉफिट नहीं पूछा, टोटल अमाउंट पूछी है। तो टोटल प्रॉफिट अमाउंट के लिए आप उसकी प्रिंसिपल अमाउंट और उसके प्रॉफिट को ऐड कर दें तो आपको आंसर मिल जाएगा। मतलब किस किस को ऐड करेंगे, उसकी प्रिंसिपल अमाउंट करेंगे और यहाँ पे उसका जो प्रॉफिट आया इसको ऐड करने के बाद जो उसकी अमाउंट बनेगी वो ये है हमारे पास ऑलमोस्ट 5,40,750। तो आपके पास ऑलमोस्ट उसको इस रेट के अकॉर्डिंग, मतलब यहाँ पे उसने अमाउंट जो इन्वेस्ट की थी वो 3,50,000 थी। अब उसके बाद जो अमाउंट बच रही है वो 5,40,000 समथिंग है, तो उसको काफ़ी जो है फ़ायदा हुआ, तकरीबन 1 लाख उसको ये टोटल प्रॉफिट जो है 1,90,750 का हुआ है। तो इन सिंपल वर्ड्स ये क्वेश्चन बहुत आसान सा था, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन था। टोटल अमाउंट उसने बैंक में पे की, 2 सालों के बाद उसको प्रॉफिट निकाला, उसका 5 सालों के बाद प्रॉफिट निकाला, दोनों प्रॉफिट्स को ऐड किया, हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ गया, और अब उसको एक्चुअल अमाउंट में ऐड कर दिया, हमारे पास उसकी टोटल अमाउंट जो उसके पास 7 ईयर्स के बाद बचेगी तो वो है। ये तो हमारा चैप्टर नंबर 1 था, हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। होपफुली आपको समझ आया होगा। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों की और अपने मैक्सिमम तरीके से और हेल्प कर सकूं। मिलते हैं आपके साथ अपने अगले लेक्चर में, किसी अगली वीडियो के साथ और किसी अगले लेक्चर के साथ, किसी अगले टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।